हेलो फ्रेंड्स, तो सबसे पहले हम लोग ये समझ लेते हैं कि आज की वीडियो में हमको पढ़ना क्या है, यानी कि ट्रांसफार्मर का सिलेबस क्या है। तो चलिए देखिए ट्रांसफार्मर का सिलेबस क्या है। ट्रांसफार्मर में सबसे पहले हमको पढ़ना है उसका कंस्ट्रक्शन, उसकी वर्किंग, उसका वर्किंग प्रिंसिपल। फिर हम लोगों को पढ़ना है सिंगल फेज ट्रांसफार्मर, फिर 3 फेज ट्रांसफार्मर, फिर उसके लॉसेस के बारे में पढ़ने हैं और उसकी इफ़िशियंसी के बारे में भी पढ़ना है। तो इतने सारे टॉपिक्स के बारे में हम लोग आज की वीडियो में डिस्कस करेंगे, तो वीडियो को लास्ट तक ज़रूर से ज़रूर देखिएगा। चलिए एक एक टॉपिक से स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे इसके कंस्ट्रक्शन को, यानी कि किस तरीके से यह बना होता है। तो हमारा सबसे पहला टॉपिक है कंस्ट्रक्शन। देखिए, अगर आप कंस्ट्रक्शन अच्छे से समझते हैं तभी आपको वर्किंग प्रिंसिपल और बाकी की चीज़ें अच्छे से समझ में आएंगी। तो कंस्ट्रक्शन को बहुत ध्यान से देखिएगा। देखिए, यहाँ पर आपको 2 डायग्राम्स दिखाए गए हैं। एक ब्लैक एंड वाइट है जो कि आपको एग्जाम में बनाने के लिए है, और एक आपको रियल इमेज दिखाई गई है। देखिए, इसके कंस्ट्रक्शन में मेनली 2 पार्ट्स होते हैं। एक होता है हमारे पास कोर, जो कि आप यहाँ पर स्क्वायर शेप का देख रहे हैं, और एक होती है वाइंडिंग्स, जो कि आप यहाँ पर इधर की तरफ लपेटा हुआ और इधर की तरफ ये वायर्स लपेटे हुए देख रहे हैं। इसको हम लोग कहते हैं वाइंडिंग। अब देखिए, ट्रांसफार्मर में हमारे 2 मेन पार्ट होते हैं, मतलब 2 मेन साइड्स होती हैं। एक होती है प्राइमरी साइड और एक होती है सेकेंडरी साइड। आप यहाँ पर रेड कलर का देख रहे हैं, ये हमारा होता है इधर की तरफ लेफ्ट साइड, प्राइमरी साइड, और एक होती है जो आप यहाँ पर ब्लू कलर का देख रहे हैं, ये हमारा होता है सेकेंडरी साइड। अब प्राइमरी साइड किसको कहेंगे और सेकेंडरी साइड किसको कहेंगे उसको भी समझिए। जिधर से हम इनपुट देते हैं उसको हम लोग कहते हैं प्राइमरी साइड, और जिधर हमारा आउटपुट मिलता है उसको हम कहते हैं सेकेंडरी साइड। प्राइमरी साइड किसको कहते हैं, जिधर इनपुट देते हैं, और जिधर हमको आउटपुट मिलता है उसको हम कहते हैं सेकेंडरी साइड। इतनी बातों को आप याद रखेंगे इसके वर्किंग, कंस्ट्रक्शन और बाकी सारी चीज़ों को समझने के लिए। ठीक है, अब एक एक के बारे में समझते हैं। सबसे पहले हम लोग समझेंगे कोर, और इसमें समझेंगे कि कोर में हमको क्या लिखना होता है। तो देखिए, कोर जो होता है, जब हमारे मैग्नेटिक फ्लक्स बनती हैं तो मैग्नेटिक फ्लक्स बाहर ना जाए, ज़्यादा से ज़्यादा मैग्नेटिक फ्लक्स को यूज किया जा सके, उसको एक पाथ दिया जा सके, यानी कि रास्ता प्रोवाइड कर सके, उसके लिए हम क्या करते हैं, दोनों हमारी वाइंडिंग्स के बीच में क्या करते हैं, एक पाथ प्रोवाइड करते हैं जो कि लेमिनेटेड स्टील का बना होता है। यानी कि स्टील की पतली पतली पत्तियां होती हैं, उसी को जोड़ करके एक हमारा कोर जैसा बनाया जाता है, जैसा कि आप डायग्राम में देख सकते हैं। यानी कि इसका इस्तेमाल हम लोग करते हैं, जो हमारे फ्लक्स होते हैं उसको रास्ता प्रदान करने के लिए, रास्ता उसका बनाते हैं कि भाई तुमको इधर से इधर की तरफ जाना है। और यह जो हमारा लेमिनेटेड, इसको इस वजह से करते हैं क्योंकि अगर इसको हम एकदम सॉलिड स्टील का बना देंगे तो बहुत हीट होने लगता है, क्योंकि उसमें लॉसेस होने लगते हैं, हिस्टेसिस लॉस होने लगता है, ईडी लॉस होने लगता है। इस वजह से वह बहुत हीट होने लगता है। तो ये हमारा कोर होता है। अब ये जो हमारे कोर होते हैं ये 2 तरीके के होते हैं, एक होता है सेल टाइप, एक होता है कोर टाइप। इन दोनों के बारे में हम लोग वीडियो के लास्ट में बहुत अच्छे तरीके से पढ़ेंगे, यह भी एग्ज़ाम में पूछा जाता है। उससे पहले हम लोग अपने दूसरे पार्ट को अच्छे तरीके से समझते हैं, जिसका नाम है वाइंडिंग। अभी हमने आपको बताया कि जो ट्रांसफार्मर होता है इसमें 2 साइड्स होती हैं, एक होती है प्राइमरी साइड और एक होती है सेकेंडरी साइड। प्राइमरी साइड वह होती है जिधर हम सप्लाई को देते हैं, और सेकेंडरी साइड वह होती है जिधर से हम उसको यूज करते हैं। तो प्राइमरी साइड जो होती है, उधर जो वाइंडिंग की गई होती है उस वाइंडिंग को हम लोग बोलते हैं प्राइमरी वाइंडिंग। यानी कि हम लोग प्राइमरी वाइंडिंग में क्या करते हैं, सोर्स को कनेक्ट करते हैं, जहाँ से हमको सप्लाई देना होता है वहाँ उसको कनेक्ट करते हैं प्राइमरी वाइंडिंग को। और सेकेंडरी वाइंडिंग हमारी क्या होती है, जिधर हमारा लोड कनेक्टेड होता है, यानी कि वोल्टेज कम या ज़्यादा जिधर हमको यूज करना होता है, उधर की वाइंडिंग को हम लोग कहते हैं सेकेंडरी वाइंडिंग। तो इस तरीके से आप वाइंडिंग और कोर को बहुत अच्छे तरीके से लिख सकते हैं और इसके कंस्ट्रक्शन को अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है वर्किंग प्रिंसिपल। देखिए, जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है वह म्यूचुअल इंडक्शन के सिद्धांत पर कार्य करता है। क्या कहता है यह सिद्धांत? यह सिद्धांत कहता है कि जब किसी कॉइल का जो फ्लक्स होता है वह दूसरे कॉइल को कट करता है तो उसमें एक ईएमएफ इंड्यूस कर देता है। इसी प्रिंसिपल पर हमारा ट्रांसफार्मर वर्क करता है। इसको हम लोग बहुत अच्छे तरीके से वर्किंग में समझेंगे। तो यहाँ पर जो वर्किंग प्रिंसिपल लिखा हुआ है आप इसको इसी तरीके से एग्ज़ाम में लिखेंगे। चलिए अब इसको अच्छे तरीके से इसकी वर्किंग को समझते हैं। इसके वर्किंग में वहाँ पर आपको इसका कंस्ट्रक्शन, वर्किंग प्रिंसिपल, वर्किंग सब कुछ अच्छे से क्लियर हो जाएगा, यानी कि ट्रांसफार्मर को आप अच्छे तरीके से समझ जाएंगे। तो चलिए चलते हैं वर्किंग की तरफ।
देखिए यहाँ पर आप एक डायग्राम देख रहे हैं, एक वीडियो देख रहे हैं। यहाँ पर आपको एक ग्रीन वाइंडिंग दिख रही होगी, एक रेड वाइंडिंग दिख रही होगी। तो जो यहाँ पर ग्रीन वाइंडिंग आपको दिख रही वो हमारी प्राइमरी वाइंडिंग्स है, और एक जो आपको रेड वाइंडिंग दिख रही है वो हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग है। और आपको जो बीच में ब्लू कलर का ये रेक्टेंगल दिख रहा है ये हमारा कोर है, और जो आपको ये छोटा बड़ा होता दिख रहा है कुछ पिंक कलर का, ये हमारे फ्लक्स है। एक बार फ्लक्स हमारा बन रहा है, एक बार जा रहा है, एक बार बन रहा है, फिर एक बार जा रहा है। इस तरीके से हमारा ये अल्टरनेट फ्लक्स बन रहा है बार बार, क्योंकि हमने अपनी प्राइमरी वाइंडिंग में सप्लाई दे दी है, और जैसे हम उसमें सप्लाई देते हैं हमारा फ्लक्स बनना स्टार्ट हो जाता है। और जो हमारा फ्लक्स होता है वह हमारे कोर के थ्रू, कोर से होता हुआ सेकेंडरी वाइंडिंग को कट करता है। तो अगर आप इतनी बातों को समझ गए हैं तो आप इसकी वर्किंग को बहुत अच्छे तरीके से समझ सकते हैं। तो देखिए इसकी वर्किंग में बहुत ही सिंपल वर्किंग है। इसकी क्या होता है, देखिए जैसे ही हम प्राइमरी वाइंडिंग में सप्लाई देते हैं इसमें फ्लक्स बनने लगता है, और फ्लक्स जो होता है हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग को कट करता है। सेकेंडरी वाइंडिंग एक बार कट करता है, एक बार हटता है, एक बार आता है, फिर जाता है, यानी कि उसको कट करता है। और उसको कट करने की वजह से सेकेंडरी वाइंडिंग में हमारे क्या होते हैं, ईएमएफ इंड्यूस हो जाता है, और वही जो ईएमएफ होता है वह करंट का फॉर्म ले लेता है। जब हम उसमें कोई सा लोड देते हैं तो वो करंट बन जाती है। तो इस तरीके से हमारा ये जो ट्रांसफार्मर है वर्क करता है। और ट्रांसफार्मर में हम लोग वोल्टेज को कम भी कर सकते हैं और ज़्यादा भी कर सकते हैं। अगर सेकेंडरी वाइंडिंग में जो हमारे टर्न है उसको कम रखेंगे तो वोल्टेज हमारा कम आएगा, और अगर हम उसके टर्न्स को ज़्यादा रखेंगे प्राइमरी वाइंडिंग के हिसाब से तो उसमें हमारा जो वोल्टेज है वो ज़्यादा आएगा। तो इस तरीके से हमारा ट्रांसफार्मर कम या ज़्यादा वोल्टेज के लिए यूज़ किया जाता है। इस तरीके से ये कार्य करता है। देखिए इसी तरीके से आपको वर्किंग लिखनी है, एग्ज़ाम में भी इसी तरीके से लिखनी है। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, टाइप्स ऑफ ट्रांसफार्मर पर। देखिए जो ट्रांसफार्मर होते हैं वे मेनली 2 टाइप्स के होते हैं। एक होते हैं सिंगल फेज ट्रांसफार्मर और एक होते हैं 3 फेज ट्रांसफार्मर। यहाँ पर हम लोग दोनों के बारे में अलग अलग नहीं पढ़ेंगे, बल्कि कंपेयर करके पढ़ेंगे और दोनों को साथ में समझेंगे कि ये दोनों क्या होते हैं और किस तरीके से एक दूसरे से अलग होते हैं। और इनका एग्ज़ाम में कंपेयर भी बहुत ज़्यादा पूछा जाता है, तो वो भी आपका कवर हो जाएगा। देखिए यहाँ पर एक तरफ हम लोग सिंगल फेज़ देखेंगे और एक तरफ 3 फेज़ के बारे में देखेंगे। तो सबसे पहले ये देखते हैं कि ये किस तरीके से दिखते हैं। तो यहाँ पर आप 2 डायग्राम देख रहे हैं, एक सिंगल फेज़ का, एक 3 फेज़ का। सिंगल फेज़ का जो ट्रांसफार्मर होता है वो इस तरीके से दिखता है, और जो हमारा 3 फेज़ का ट्रांसफार्मर होता है वो कुछ इस तरीके से दिखता है। अब अगर इसके कंस्ट्रक्शन की बात करें, यानी कि इसके अंदर किस तरीके से चेंजेस होते हैं, तो आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर हमारे पास जो सिंगल फेज़ है इसमें देखिए कोर होता है और वाइंडिंग्स होती है। इधर होती है प्राइमरी वाइंडिंग, इधर होती है सेकेंडरी वाइंडिंग। लेकिन जो हमारा 3 फेज़ होता है उसमें ये जो पोल्स होते हैं, जो कोर होता है, उसी में हमारा प्राइमरी होता है नीचे, और ऊपर हमारा सेकेंडरी, इधर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, फिर प्राइमरी, फिर सेकेंडरी, यानी कि 3 प्राइमरी 3 सेकेंडरी होती है। तो इस तरीके से हमारा इसका कंस्ट्रक्शन भी अलग होता है। अब पॉइंट वाइज समझते हैं, जैसा कि हम लोग को एग्ज़ाम में लिखना होता है। सबसे पहला पॉइंट है कि सिंगल फेज़ में हमारे पास एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी वाइंडिंग होती है, जबकि 3 फेज़ में 3 प्राइमरी और 3 सेकेंडरी वाइंडिंग्स होती है। सेकेंड पॉइंट है कि जो हमारा सिंगल फेज़ का कंस्ट्रक्शन होता है वह बहुत ही सिंपल होता है, आसान होता है, जबकि जो हमारा 3 फेज़ का कंस्ट्रक्शन होता है वो थोड़ा कॉम्प्लिकेटेड होता है, थोड़ा सा कठिन होता है। थर्ड पॉइंट है कि जो हमारा सिंगल फेज ट्रांसफार्मर होता है उसका इस्तेमाल हम लोग स्मॉल पर्पज़ के लिए करते हैं, लेकिन जो हमारा 3 फेज का ट्रांसफार्मर होता है इसका इस्तेमाल हम लोग बड़ी चीज़ों में, यानी कि इंडस्ट्री वगैरह में करते हैं। नेक्स्ट पॉइंट है कि जो हमारा 3 फेज ट्रांसफार्मर होता है उसकी इफ़िशियंसी बहुत अच्छी होती है, जबकि जो हमारा सिंगल फेज का ट्रांसफार्मर होता है उसकी इफ़िशियंसी एज़ कम्पेयर टू 3 फेज ट्रांसफार्मर कम होती है। और अगर बात करें साइज़ की, तो जो हमारा सिंगल फेज़ का ट्रांसफार्मर होता है उसकी साइज़ कम होती है, और जो हमारा 3 फेज़ का ट्रांसफार्मर होता है उसकी साइज़ बड़ी होती है। उसके बाद नेक्स्ट पॉइंट है कॉस्ट। देखिए जो हमारा सिंगल फेज ट्रांसफार्मर होता है वह छोटा होता है, इफ़िशियंसी भी उसकी कम होती है, तो उसका कॉस्ट हमारा कम होता है, जबकि जो हमारा 3 फेज का ट्रांसफार्मर होता है उसका कॉस्ट हाई होता है। तो इतने सारे पॉइंट्स के बारे में आप लिख सकते हैं 3 फेज और सिंगल फेज ट्रांसफार्मर के बारे में, और इनकी वर्किंग जो होती है सेम होती है। जिस तरीके से हमने आपको वर्किंग बताई उसी तरीके से सिंगल फेज की भी होती है, और उसी वर्किंग प्रिंसिपल पे हमारा 3 फेज का भी काम करता
है, सिंगल फेज़ का भी काम करता है। क्योंकि यह वीडियो आपके लिए ही है तो परेशान बिल्कुल नहीं होइए। हम लोग यहाँ पर 3 फेज़ की भी वर्किंग को समझेंगे। उससे पहले वीडियो को लाइक कर दीजिए और चैनल पे नए हैं तो उसको ज़रूर से सब्सक्राइब कर दीजिए। चलिए देखिए 3 फेज़ की वर्किंग को समझते हैं। इसकी वर्किंग को समझने से पहले हम लोगों को सिंगल फेज़ की वर्किंग को थोड़ा-सा याद में रखना होगा। उसको दिमाग में रखना होगा कि किस तरीके से वह कार्य करता था। अब देखिए यहाँ पर आपको एक 3 फेज़ ट्रांसफार्मर का कंस्ट्रक्शन दिखाया गया है। तो इसकी वर्किंग को हम लोग एक-एक फेज़ में समझेंगे। सबसे पहले जो आपको इधर का पार्ट दिख रहा है, इसके बारे में समझेंगे। देखिए यहाँ पर आपको दिख रहा है ये प्राइमरी वाइंडिंग और नीचे यहाँ पर लगा हुआ है सेकेंडरी वाइंडिंग। अब देखिए प्राइमरी वाइंडिंग में जैसे ही हम करंट को देते हैं तो प्राइमरी वाइंडिंग में फ्लक्स बनता है और इधर से घूम करके फ्लक्स इस सेकेंडरी वाइंडिंग को कट करता है। उसी तरीके से जो हमारी सेकंड प्राइमरी वाइंडिंग है उसमें भी फ्लक्स बनता है और वो फ्लक्स इधर भी जाता है और इधर भी जाता है और इन जो हमारी सेकेंडरी वाइंडिंग्स होती हैं इनको कट करता है। उसी तरीके से जो हमारा थर्ड प्राइमरी वाइंडिंग है वो उसमें भी फ्लक्स बनते हैं और उसका जो फ्लक्स होता है वह भी इस हमारे सेकेंडरी वाइंडिंग और इस सेकेंडरी वाइंडिंग को कट करता है। तो इस तरीके से ये जो सारे प्राइमरी होते हैं सारे सेकेंडरी को कट करते हैं। जिस तरीके से सिंगल फेज में होता था उसमें हमारे एक प्राइमरी और एक सेकेंडरी होता था। इसमें हमारे पास 3 प्राइमरी वाइंडिंग्स है और 3 सेकेंडरी वाइंडिंग है। तो इसी तरीके से ये कार्य करता है। देखिए यहाँ पर 3 फेज ट्रांसफार्मर की वर्किंग लिखी गई है। आप वीडियो को रोक करके या स्क्रीनशॉट ले करके इसको अच्छे से लिख सकते हैं। चलिए अब हम लोग बढ़ते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, ईएमएफ इक्वेशन ऑफ ट्रांसफार्मर। तो देखिए फ्रेंड्स यहाँ पर हम लोग समझते हैं ट्रांसफार्मर का ईएमएफ इक्वेशन का डेरिवेशन किस तरीके से होता है। तो देखिए जो ट्रांसफार्मर होता है उसमें हम लोग एसी सप्लाई देते हैं, हमने आपको बताया है। तो एसी सप्लाई जो होता है वह हमारी साइन वेव के जैसे चलती है, इस तरीके से हमारी चलती है। और यहाँ पर ये इधर फाई हमारा डिनोट किया गया है यानी कि फ्लक्स को डिनोट करते हैं और इधर ओमेगा इंटू टी। ओके, अब यहाँ पर आप यहाँ पर फाई एम देख रहे हैं, इसका मतलब है मैक्सिमम फाई यानी कि सबसे ज़्यादा हमारा फ्लक्स कहाँ पर बन रहा है। उसके बाद जो आप यहाँ पर ये फिगर देख रहे हैं, जो वेव्स देख रहे हैं, उसी की हमारी ये इक्वेशन से बनाई गई है। इसी इक्वेशन से हम इसको बना सकते हैं। तो देखिए हमारा ये इक्वेशन होती है, इसको आपको याद रखना है, तभी आप इसका डेरिवेशन अच्छे से कर पाएंगे। चलिए अब देखते हैं आगे क्या किस तरीके से करते हैं, किसका डेरिवेशन हम निकालते हैं, इसका ईएमएफ निकालते हैं। तो देखिए यहाँ पर जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है उसमें इलेक्ट्रोमैग्नेटिक इंडक्शन के प्रिंसिपल पे हमारा जो ईएमएफ इंड्यूस होता है वो होता है, ईएमएफ को यहाँ पर हम लोग ई से डिनोट कर रहे हैं। ई इक्वल होता है एन इंटू डी फाई बाई डी टी। ठीक है, ये हमारा फार्मूला होता है, इसको भी आपको याद रखना है। एन क्या होता है, एन हमारा होता है नंबर ऑफ टर्न्स, यानी कि जितने हमारे कितने फेरे हमने लगाए हैं कॉइल में उसका नंबर हमारा होता है एन। ओके, और फाई तो हमने आपको होता है हमारा फ्लक्स होता है और टी हमारा टाइम होता है। उसके बाद यहाँ पर ये तो हमारा मैग्नीट्यूड हो गया कि ईएमएफ कितना इंड्यूस होता है, लेकिन उसकी डायरेक्शन क्या होती है उसको भी समझना बहुत ही ज़रूरी है। तो देखिए जो हमारा ईएमएफ इंड्यूस होता है, जिसके वजह से इंड्यूस होता है, उसी का विरोध करता है, ये आपको तो पता होगा, उसी को अपोज करता है। तो उसी को हम लोग कहते हैं लेंज लॉ। तो बाई अकॉर्डिंग ऑफ लेंज लॉ हमारा जो ईएमएफ है वो हो जाएगा माइनस एन इंटू डी फाई बाई डी टी। इस तरीके से हमारा ये फार्मूला हो जाएगा। अब देखिए जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है ये तो हमारा फार्मूला हो गया, लेकिन जो हमारा ट्रांसफार्मर होता है उसमें 2 साइड्स होती है, हमने आपको बताई अभी। तो उसमें हमारा एक साइड होता है प्राइमरी साइड और एक होता है सेकेंडरी साइड। प्राइमरी साइड में हम लोग सबसे पहले ईएमएफ इंड्यूस निकालेंगे, कितना ईएमएफ इंड्यूस होता है, फिर हम लोग उसी तरीके से सेकेंडरी साइड के लिए भी निकालेंगे। तो देखिए इसको हमने डिनोट किया है E1 से। E1 का मतलब फर्स्ट साइड प्राइमरी साइड, और सेकेंडरी साइड को हम लोग E2 लिखेंगे अभी जो आगे आएगा। तो यहाँ पर E1 करेंगे तो यहाँ पर ये फार्मूला क्या बन जाएगा, माइनस N1। N1 का मतलब क्या हो गया, N1 का मतलब होगा कि प्राइमरी साइड्स में हमारे कितने टर्न्स हैं। उसके बाद डी फाई बाई डी टी। ओके, अब देखिए यहाँ पर इसका सॉल्यूशन है, मैथ्स यहाँ पर लगी हुई है, केवल मैथ्स है सिंपल। तो यहाँ पर देखिए माइनस का माइनस हो गया, N1 का N1। यहाँ पर फिर हमने जो हमारा फाई है, फाई की हमने वैल्यू रख दी, जो हमारी इक्वेशंस थी उसको हमने वैल्यू रख दी। आपको यहाँ पर हम दिखाते हैं फिर से एक बारी। देखिए यहाँ पर फाई इक्वल होता है फाई एम। फाई एम का मतलब होता है, हमने बताया, फाई मैक्सिमम, यानी कि मैक्सिमम फाई, आगे है साइन ओमेगा टी। ओके, अब देखिए यहाँ पर हमने इसकी वैल्यू रख दी है। अब इसको सॉल्व करेंगे, तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो यहाँ पर ये कांस्टेंट है फाई एम हमारा, तो यहाँ पर ये फाई एम आ जाएगा। उसके बाद साइन ओमेगा टी का क्या आएगा,
ये हमारा कांस्टेंट है। उसके बाद हमारा साइन ओमेगा टी का आएगा कांस्टेंट ओमेगा टी इंटू ओमेगा। ओके, अब इसको आगे सॉल्व करेंगे तो देखिए क्या होगा। देखिए जो हमारा यहाँ पर माइनस है इसको हम अंदर की तरफ ले जाएंगे, यानी कि कॉस के पास में ले जाएंगे तो ये हमारा इस तरीके से बन जाएगा। बाकी का जो है हमने सेम लिख दिया है। अब देखिए हमारे पास कुछ फार्मूले होते हैं, इसको थोड़ा सा और आगे सॉल्व करेंगे। देखिए क्या होते हैं फार्मूले। ओमेगा इक्वल आप लोगों ने पढ़े होंगे 2 पाई एफ होता है। एफ का मतलब हमारा फ्रीक्वेंसी होती है और पाई तो आप जानते हो 2 तो हमारा कांस्टेंट है। ठीक है, उसके बाद जो आप यहाँ पर ये फार्मूला देख रहे हैं ये माइनस कॉस ओमेगा टी देखें, इसका एक ट्रिग्नोमेट्री फार्मूला होता है। माइनस कॉस थीटा का होता है साइन थीटा माइनस 90। ठीक है, साइन थीटा माइनस 90 ये हमारा फार्मूला होता है, आप लोगों ने मैथ्स में पढ़े होंगे, सिंपल है। उसके बाद यहाँ पर हम क्या करेंगे, साइन ओमेगा टी के फॉर्म में इस फॉर्मूले को लगाएंगे और यहाँ पर लिख देंगे साइन ओमेगा टी माइनस 90। और बाकी का यहाँ पर जो हमारा ओमेगा है उसकी हमने वैल्यू रख दी 2 पाई एफ। उसके बाद यहाँ पर हमारा फाई एम यानी कि फाई मैक्सिमम और यहाँ पर हमारा N1। ओके, इस तरीके से। लेकिन यहाँ पर हम देख रहे हैं कि जो हमारा ये EMF इंड्यूस हो रहा है वह क्या है, 90 डिग्री लैग कर रहा है। 90 डिग्री हमारा क्या कर रहा है, लैग कर रहा है। इसको देख करके हम समझ सकते हैं, हम लोगों ने पढ़े हैं। उसके बाद देखिए अगर हमको इसका मैक्सिमम वैल्यू पता चल जाएगी तभी हम इसका आरएमएस वैल्यू निकाल सकते हैं, और आरएमएस वैल्यू निकाल करके ही आपको इसको सॉल्व करना होता है। तो आरएमएस वैल्यू किस तरीके से निकालेंगे, आरएमएस वैल्यू से पहले हमको मैक्सिमम वैल्यू निकालनी होगी। तो मैक्सिमम वैल्यू कब आएगी इस चीज़ की, जब यहाँ पर साइन का जो वैल्यू है, साइन की वैल्यू है वो मैक्सिमम हो जाए। तो साइन की जो मैक्सिमम वैल्यू होती है वो होती है 1। तो यहाँ पर इस पूरे टर्म्स के पास हम 1 रखेंगे और बाकी के यहाँ पर जो है वो वही आ जाएंगे। ठीक है, जब यहाँ पर 1 रखेंगे तो हमारा फार्मूला क्या आ जाएगा, देखिए E1 मैक्स, मैक्स का मतलब मैक्सिमम क्या आ जाएगा, ये आ जाएगा हमारा N1 इंटू 2 पाई एफ इंटू ओमेगा एम। ठीक है, सॉरी ओमेगा नहीं, फाई एम। तो यहाँ पर ये हमारा फार्मूला आ जाएगा, यहाँ पर साइन था उसकी वैल्यू 1 हो गई, तो ये हमारा मैक्सिमम फार्मूला आ गया। अब हम लोग निकालेंगे आरएमएस वैल्यू। आरएमएस वैल्यू को हम लोग EMF इक्वेशंस कहते हैं। ठीक है, अमूमन हम लोग जो हमारी आरएमएस वैल्यू आती है उसी को हम लोग EMF इक्वेशन कहते हैं और वहीं तक इसको सॉल्व करते हैं एग्ज़ाम में भी। तो देखिए इसको किस तरीके से करेंगे। आरएमएस वैल्यू का हमारा फार्मूला होता है E1, यानी कि हमारा प्राइमरी साइड की बात कर रहा है, तो E1 मैक्स अपॉन √2, इस तरीके से हमारा इसका फार्मूला होता है। अब यहाँ पर E1 मैक्स की वैल्यू यहाँ पर हम रखेंगे, तो यहाँ पर आप देख रहे हैं इसकी हमने वैल्यू रखी, तो यहाँ पर आपको ये चीज़ जो दिख रही है इतनी, ये आपको कांस्टेंट दिख रही होगी। देखिए यहाँ पर आपको 2 पाई और यहाँ पर √2 ये कांस्टेंट दिख रहा है, बाकी के सारे हमारे वेरिएबल्स हैं। तो इसको जब सॉल्व करेंगे तो हमारा आएगा 4.44। आप इसको सॉल्व कर सकते हैं, यहाँ पर हम थोड़ा सा बताने के लिए कर रहे हैं तो थोड़ा समय लग जाएगा अगर सॉल्व करने की कोशिश करेंगे तो। अगर आप सॉल्व करेंगे तो आपका ये 4.44 आएगा और बाकी का हमारा F यहाँ पर हमने लिख दिया, और ये जो फाई एम है ये हमने यहाँ लिखा और N1 हमारा इधर आ गया। ओके, इस तरीके से हमारा ये क्या आ गया, आरएमएस वैल्यू ऑफ EMF, ये हमारा प्राइमरी साइड के तरफ का आ गया। अब इसी तरीके से सिमिलरली हम क्या करेंगे, सेकेंडरी तरफ का निकालेंगे। तो सिमिलरली सेकेंड साइड EMF जो आएगा हमारा इस तरीके से ये आ जाएगा। तो ये हमारा हो गया सेकेंडरी साइड का और ये हम आपका हो गया प्राइमरी साइड का। तो इस तरीके से आप यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर है उसका EMF इक्वेशन निकाल सकते हैं और इसको सॉल्व कर सकते हैं। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। इसके बाद हमारा नेक्स्ट टॉपिक है लॉसेस ऑफ ट्रांसफार्मर। देखिए जो ट्रांसफार्मर में लॉसेस होते हैं वह पावर के फॉर्म में होते हैं और पावर पे ही डिपेंड करते हैं। या मेनली 2 टाइप्स के होते हैं, एक होता है आयरन लॉस और एक होता है कॉपर लॉस। जो हमारा आयरन लॉस होता है उसको हम लोग कोर लॉस कहते हैं, क्योंकि जो हमारा ये जो लॉस होता है वो कोर के अंदर ही होता है। कोर हमारा आयरन का बना होता है ज़्यादातर। उसके बाद हमारा होता है कॉपर लॉस, इसको कहते हैं वाइंडिंग लॉस, क्योंकि जो हमारी वाइंडिंग होती है वो कॉपर की बनी होती है, इस वजह से इसको कॉपर लॉस या वाइंडिंग लॉस कहते हैं। ये हमारा वाइंडिंग में होता है, यानी कि इसके जो मेन 2 पार्ट हैं उसी में इसके लॉसेस होते हैं। एक हमारा कोर में होता है और एक हमारा वाइंडिंग में होता है। और ये जो हमारे लॉस होता है ये हीट के फॉर्म में होता है और ये ट्रांसफार्मर की इफ़िशियंसी को कम कर देता है, यानी कि उसके काम करने की क्षमता को कम कर देता है। तो चलिए अब दोनों के बारे में डिटेल में बात करते हैं और यह भी समझते हैं कि एग्ज़ाम में आपको क्या लिखना होता है। सबसे पहला हमारा है कोर लॉस।
देखिए सबसे पहला पॉइंट तो आपका यही हो जाएगा कि जो हमारा कोर लॉस होता है इसको हम लोग आयरन लॉस कहते हैं, और यह ट्रांसफार्मर के कोर पार्ट में होता है। जो हमारा कोर होता है ट्रांसफार्मर का, उसमें ये हमारा लॉस होता है। और इस लॉस के अंदर हमारे 2 लॉसेस होते हैं, 2 तरीके के लॉसेस होते हैं। एक होता है हिस्टैरिसीस लॉस और एक होता है ईडी लॉस। यानी कि अगर हम कोर लॉस को निकालना चाहते हैं तो पहले हिस्टैरिसीस लॉस निकालेंगे और ईडी लॉस निकालेंगे, दोनों को ऐड कर देंगे तो हमारा जो है लॉस निकल जाएगा। अब देखिए ये कोर किसके कारण होता है, ये बहुत पूछा जाता है एग्ज़ाम में भी और वाइवा में भी पूछा जाता है। तो ये जो हमारा लॉस होता है वो अल्टरनेटिंग फ्लक्स के कारण होता है, जो यानी कि फ्लक्स बनती है हमारी, क्योंकि हम लोग इसमें एसी सप्लाई देते हैं तो अल्टरनेटिंग फ्लक्स बनती है, यानी कि एक बार बनती है एक बार बंद होती है, तो उसी के वजह से हमारा ये कोर लॉस होता है। और ये जो लॉस होता है ये कांस्टेंट लॉस होता है। कांस्टेंट लॉस का मतलब है कि इसको हम चेंज नहीं कर सकते। जैसे ही ट्रांसफार्मर बन के आ जाता है तो जितना उसमें कोर लॉस होता है वो होता ही है पूरे जीवन भर, जब तक ट्रांसफार्मर वर्क करता है। उसको कम या ज़्यादा हम नहीं कर सकते, ज़्यादा होता है, कम तो बिल्कुल नहीं कर सकते, यानी कि बदल उसको नहीं सकते हैं। उसके बाद इस लॉस को निकालने के लिए कि किसी भी ट्रांसफार्मर में यह लॉस कितना आता है, कितना % तक आता है, उसके लिए हम लोग एक टेस्ट करते हैं जिसका नाम होता है ओपन सर्किट टेस्ट। तो ओपन सर्किट टेस्ट के द्वारा ये जो लॉस है उसका मैग्नीट्यूड पता किया जा सकता है। और यह जो हमारा लॉस होता है मैक्सिमम फ्लक्स डेंसिटी और फ्रीक्वेंसी पर डिपेंड करता है। चलिए अब बात करते हैं अपने नेक्स्ट लॉस यानी कि कॉपर लॉस के बारे में। देखिए जो हमारा कॉपर लॉस होता है इसको हम लोग वाइंडिंग लॉस भी कहते हैं, और यह ट्रांसफार्मर के वाइंडिंग में होता है। जो हमारी प्राइमरी और सेकेंडरी वाइंडिंग होती है उसी के अंदर में होता है। और किसके कारण होता है, तो इसका नाम है ओमिक रेजिस्टेंस के कारण, यानी कि जो उसमें रेजिस्टेंस होता है हमारी वाइंडिंग में उसके कारण यह होता है। किस तरीके से इसको ज्ञात करते हैं, कौन सा टेस्ट करते हैं, तो इसके लिए हम लोग करते हैं शॉर्ट सर्किट टेस्ट। शॉर्ट सर्किट टेस्ट के द्वारा हमारा कॉपर लॉस को निकाला जाता है। और जो कॉपर लॉस होता है ये हमारा वेरिएबल होता है, यानी कि हम इसको पता कर सकते हैं कि इसमें कितना आता है। कभी ये कम होता है, कभी ज़्यादा होता है। किस पे डिपेंड करता है, उसका एक फार्मूला होता है कोर लॉस का। कोर लॉस का हमारे पास फार्मूला होता है I²R। तो इसी पे हमारा यह डिपेंड करता है, यानी कि करंट पे डिपेंड करता है और रजिस्टेंस पे डिपेंड करता है। तो यहाँ पर लिखा भी है कि यह जो धारा के वर्ग के अनुसार ये क्या होता रहता है, चेंज होता रहता है। तो कॉपर लॉस हमारा वेरिएबल लॉस होता है और जो हमारा कोर लॉस होता है वो हमारा कांस्टेंट लॉस होता है। तो आप इसको याद रखेंगे। तो आई होप आपको दोनों लॉसेस बहुत अच्छे तरीके से समझ में आ गए होंगे। अब अगर आप टोटल लॉस निकालेंगे ट्रांसफार्मर का तो टोटल लॉस हो जाएगा आयरन लॉस प्लस कॉपर लॉस। ठीक है, तो इस तरीके से यहाँ पर हम लोगों ने ट्रांसफार्मर के लॉसेस के बारे में देखा। चलिए अब हम लोग चलते हैं अपने नेक्स्ट टॉपिक पर, जो कि है हमारा इफ़िशियंसी ऑफ ट्रांसफार्मर। किसी भी मशीन में जितना हम इनपुट देते हैं और उसका हमको आउटपुट मिलता है उसी का रेशियो हमारा कहलाता है इफ़िशियंसी। इफ़िशियंसी इक्वल होता है आउटपुट अपॉन इनपुट, यानी कि हमने कितना दिया और हमको कितना मिला उसका हमारा रेशियो होता है। तो यहाँ पर जो ट्रांसफार्मर की इफ़िशियंसी होती है इसको हम लोग कुछ इस तरीके के सिंबल से डिनोट करते हैं और इसका ये फार्मूला होता है। लेकिन हमारे एग्ज़ाम में पूछता है कि किस कंडीशन पे जो इफ़िशियंसी होती है वो मैक्सिमम होती है। तो उसी का हम लोग यहाँ पर डेरिवेशन करने चल रहे हैं, उसको बहुत अच्छे से देखिएगा, ध्यान से देखिएगा, बहुत ही इंपॉर्टेंट है। तो देखिए हम लोग यहाँ पर करेंगे ट्रांसफार्मर की इफ़िशियंसी का डेरिवेशन। तो जैसा कि हमने आपको बताया कि जो इफ़िशियंसी होती है उसको हम लोग डिनोट करते हैं कुछ इस तरीके से, और इसका फार्मूला हमारे पास होता है आउटपुट पावर अपॉन इनपुट पावर। ये हमारा इसका फार्मूला होता है। और इनपुट पावर जो होती है उसको हम लोग लिख सकते हैं आउटपुट पावर प्लस लॉसेस। जो हमारा लॉस होता है और जो आउटपुट होता है वो दोनों मिल करके इनपुट पावर के बराबर हमारा होता है। अब देखिए यहाँ पर हम लोग निकालेंगे फुल लोड के लिए, यानी कि जो हम ट्रांसफार्मर है तो जब फुल लोड देते हैं तो कितनी हमारी इफ़िशियंसी उसकी आती है। तो देखिए पावर का हमारे पास फार्मूला होता है VI cos phi, आप लोगों ने पढ़े होंगे। तो यहाँ पर हमारा ये जो फाई होता है cos phi होता है, पावर फैक्टर होता है। तो यहाँ पर जो हमारा आउटपुट निकलेगा वो सेकेंडरी वाइंडिंग में निकलता है। सेकेंडरी वाइंडिंग का मतलब वहाँ पर हम इसको 2 से रिप्रेजेंट करते हैं और प्राइमरी वाइंडिंग को 1 से, यानी कि V1 हमारा जो होता है वोल्टेज होता है प्राइमरी का और V2 हमारा होता है सेकेंडरी का। तो यहाँ पर हमारा आ जाएगा V2 I2 cos phi 2। इसी के हिसाब से हमने इसको बना दिया सेकेंडरी वाइंडिंग के लिए, यानी कि आउटपुट पावर यहाँ पर हमने लिख दी। फिर यहाँ पर आउटपुट पावर के लिए ये सेम फार्मूला यहाँ पर हो जाएगा। अब देखिए यहाँ पर लिखेंगे लॉसेस के बारे में, और हमारे लॉसेस जो होते हैं वो 2 तरीके के होते हैं।
हमने आपको बताया। एक होता है आयरन लॉस जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं WI से, और एक होता है कॉपर लॉस जिसको हम लोग रिप्रेजेंट करते हैं WC से। अब देखिए यहाँ पर हमारे पास WC यानी कि कॉपर लॉस का फार्मूला भी होता है, वो होता है I²R यानी कि I2² इंटू R2E, ये हमारा इसका फार्मूला होता है। तो यहाँ से हम लोग इफिशियंसी का ये फार्मूला लिख सकते हैं फॉर फुल लोड के लिए। अब देखिए जो हमको पूछा जाता है, बहुत बारी पूछा जाता है, वो होता है मैक्सिमम इफिशियंसी। तो यहाँ पर हम लोग निकालना सीखेंगे किस तरीके से इसका डेरिवेशन करते हैं मैक्सिमम इफिशियंसी का, उसको समझेंगे। तो देखिए मैक्सिमम इफिशियंसी निकालने के लिए जो आपका यहाँ पर फार्मूला आ चुका है फुल लोड के लिए, उसको हम लोग क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे विथ रिस्पेक्ट टू I2, यानी कि जो इफिशियंसी है उसको विथ रिस्पेक्ट टू I2 क्या करेंगे, डिफ्रेंशिएट करेंगे। तो यहाँ पर देखिए हमने इस तरीके से इसको लिखा। उसके बाद इस पूरे को जब हम इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो हमारा इस तरीके से आएगा, ये हमारा मल्टीप्लाई में आएगा। इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका आएगा V2 cos phi 2। उसके बाद फिर इसको हम लोग कांस्टेंट में रखेंगे, इसको डिफ्रेंशिएट करेंगे तो इसका यहाँ पर आएगा V2 cos phi 2, और ये हमारा कांस्टेंट होता है तो कांस्टेंट की वजह से यहाँ पर इसका आ जाएगा 0, और इसका आ जाएगा 2I2R2E। ठीक है, इस तरीके से हमारा आ जाएगा, और अपॉन में आ जाएगा इसका स्क्वायर, यहाँ पर इसका स्क्वायर। ये आप लोगों ने सिंपल मैथ्स में पढ़ा होगा, ये मैथ्स का है, क्लास 12th वगैरह में पढ़े होंगे। उसके बाद ये हमारा आ गया। उसके बाद हमको तो निकालना है इफिशियंसी, मैक्सिमम इफिशियंसी निकालनी है। तो टू गेट मैक्सिमम इफिशियंसी यानी कि जो इसका डिफ्रेंशिएशन हमने किया उसको हम लोग जब 0 के इक्वल रखेंगे तो इसकी हमारी क्या आएगी, मैक्सिमम इफिशियंसी आएगी। तो मैक्सिमम के लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, तो देखिए हमने इसको 0 के इक्वल रखा, तो जब इसको 0 के इक्वल रखेंगे, देखिए यहाँ पर आपको दिखाते हैं फिर से इस फार्मूले को, यहाँ पर जब 0 रखेंगे तो ये हमारा डिवाइड में है, ये इधर जाएगा तो मल्टीप्लाई होगा, तो ये भी टोटल क्या हो जाएगा 0, यानी कि ये जो आपको दिख रहा है ऊपर की तरफ इसके इक्वल क्या हो जाएगा यहाँ पर 0, ये हमारा मल्टीप्लाई होकर के यहाँ 0 हो चुका होगा। देखिए इस तरीके से इसको हमने, ये जो आपको यहाँ तक दिख रहा है इसको हमने यहाँ पर लिखा, और ये वाला जो पार्ट है यहाँ पर मल्टीप्लाई हो गया 0 के साथ, क्योंकि इसकी वैल्यू अब हमने 0 रख दी तो वो यहाँ पर 0 हो गया। अब उसके बाद देखिए आपको यहाँ पर दिख रहा है ये V2 cos phi 2, और इसमें भी आपको दिख रहा है दूसरे टर्म में, एक टर्म यहाँ से यहाँ तक है, इसमें आपको V2 cos phi 2 दिख रहा है, और दूसरा टर्म आपको यहाँ पर दिख रहा है। तो इसमें भी हमारा V2 cos phi 2 है, I2 इस यहाँ पर एक्स्ट्रा में है तो उसको हम अंदर मल्टीप्लाई कर देंगे। तो यानी कि यहाँ पर हम V2 cos phi 2 क्या कर सकते हैं, कॉमन ले सकते हैं इससे और इससे। तो यहाँ पर हमने इसको कॉमन ले लिया, तो यहाँ पर क्या बचेगा, अंदर की तरफ इस टर्म में ये आ जाएगा हमारा V2 I2 cos phi 2 प्लस WI प्लस I2R² इंटू यहाँ पर आ जाएगा R2E, ये आ जाएगा। उसके बाद यहाँ पर क्या आएगा, ये माइनस का माइनस लगेगा, और ये जो I2 है ये मल्टीप्लाई हो जाएगा अंदर, तो ये यहाँ पर मल्टीप्लाई होगा तो हो जाएगा V2 और I2, ये वाला मल्टीप्लाई होकर के यहाँ आ गया I2 cos phi 2, ये प्लस का हो जाएगा, प्लस माइनस माइनस हो जाएगा। उसके बाद यहाँ पर आएगा I2 से मल्टीप्लाई इसमें करेंगे तो ये हो जाएगा 2I2² इंटू R2E इक्वल 0। ठीक है, अब देखिए यहाँ पर ये जो है मल्टीप्लाई में हो गया इस पूरे टर्म के साथ, तो इसको जब हम इधर की तरफ भेजेंगे तो ये हमारा 0 है, तो 0 से अगर इसको हम डिवाइड करेंगे तो ये 0 हो जाएगा, यानी कि हमारा केवल इतना टर्म बचेगा। लेकिन यहाँ पर आप ध्यान से देखेंगे तो ये आपको जो टर्म दिख रहा है वही ये टर्म दिख रहा है, ये प्लस में है ये माइनस में है, तो इसको हम यहाँ से काट सकते हैं, ये हमारा कट जाएगा। अब आप यहाँ पर देखेंगे तो ये हमारा WI बचा, और यहाँ पर I2² R2E, उसके बाद यहाँ पर 2I2² इंटू 2E सॉरी R2E ये बचा। तो अब देखिए यहाँ पर WI जो है उसको तो हम वही लिख देंगे, लेकिन यहाँ पर आप देख रहे हैं ये जो टर्म है वही टर्म ये है, बस यहाँ पर ये 1 में है और यहाँ पर ये डबल है वही चीज़। ठीक है, 2I2² है और ये केवल क्या है 1, यहाँ पर 1 तो लिखेंगे नहीं, तो ये है I2² R2E। तो यानी कि ये हमारा प्लस में है, ये हमारा माइनस में है, तो इन दोनों को जब सॉल्व करेंगे तो ये और ये आपस में सॉल्व होकर के मतलब कि माइनस हो जाएगा, और यहाँ पर सिंपल आ जाएगा हमारा माइनस का I2² इंटू R2E, इन दोनों को सॉल्व करेंगे तो ये आएगा। अब देखिए यहाँ पर आ जाएगा इक्वल में 0। अब हम इस टर्म को इधर भेजेंगे तो ये हमारा माइनस से प्लस में हो जाएगा, यहाँ पर हो जाएगा WI इक्वल I2² R2E। अब देखिए यहाँ पर R2E जो था R2E
यानी कि I²R2E जो था ये हमारा क्या था, फार्मूला था, किसका फार्मूला था, कॉपर लॉस का फार्मूला था। तो यानी कि हम यहाँ पर सीधे सीधे कह सकते हैं कि जो हमारा आयरन लॉस है और वो कॉपर लॉस है वो बराबर आ गया है। यानी कि वो कंडीशन जब हमारा आयरन लॉस और कॉपर लॉस सेम होगा, बराबर होगा, तो हमारा जो इफ़िशियंसी होगी वो मैक्सिमम होगी। तो यहाँ तक आप ऐसे डेरिवेशन इसका करेंगे मैक्सिमम इफ़िशियंसी का, और इस तरीके से इसको दिखाएंगे। ये हमारी कंडीशन होती है। कभी कभी एग्ज़ाम में कंडीशन करके पूछता है कि ऐसी कंडीशन के लिए मतलब कि मैक्सिमम इफ़िशियंसी की कंडीशन का डेरिवेशन कीजिए, तो भी आप इसी तरीके से डेरिवेशन करेंगे। आई होप आपको ये डेरिवेशन बहुत अच्छे तरीके से समझ में आया है। तो इस तरीके से ट्रांसफार्मर के हम लोगों ने सारे टॉपिक्स कवर कर लिए। तो हमने आपके लिए इतनी मेहनत की है, तो आप हमारा केवल एक काम कीजिए, इस वीडियो को अपने दोस्तों के पास शेयर कीजिए, वीडियो को लाइक कीजिए और चैनल को ज़रूर से ज़रूर सब्सक्राइब कीजिए। चलिए मिलते हैं फिर नेक्स्ट वीडियो में इसी तरीके के धमाकेदार वीडियो के साथ। बाय बाय।